चुनाव असल में शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। ये सिर्फ हार या जीत के आंकड़े नहीं हैं। ये लोगों की उम्मीदों, उनकी परेशानियों, उनकी जरूरतों के डेटा को समझने और फिर उसे एक बेहतर शासन के ब्लूप्रिंट में बदलने का एक विज्ञान है। आज हम इसी नजरिए से चूरू की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को परत दर परत समझेंगे। तो हमारी केस स्टडी है राजस्थान का चूरू, जिसे थार रेगिस्तान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। देखिए, ये एक ऐसी जमीन है जो अपने कठोर मौसम और उससे भी ज्यादा अपने लोगों के मजबूत इरादों के लिए जानी जाती है। यहाँ की राजनीति को समझने के लिए पहले यहाँ की मिट्टी, यहाँ पानी के लिए होते संघर्ष और यहाँ के लोगों के स्वाभिमान को समझना बहुत जरूरी है। इस पूरे विश्लेषण में हम कुछ खास बातों पर गौर करेंगे। हम चूरू की जमीनी हकीकत से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि मतदाता अपने वोटों से क्या चेतावनी दे रहे हैं। हम जनादेश की बनावट को समझेंगे और फिर उस राजनीतिक किले की नींव में पड़ी दरारों को देखेंगे जो दशकों से बना है। और आखिर में हम एक जन केंद्रित शासन का ब्लूप्रिंट और एक नए जनादेश का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए चूरू की इस कहानी को शुरू करते हैं। पहला खंड, चूरू की जमीनी हकीकत। देखिए, कोई भी आंकड़ा पढ़ने से पहले लोगों की नब्ज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये जमीन प्यासी है, यहाँ के लोग जुझारू हैं और उनकी चिंताएं वो बहुत बुनियादी हैं। पानी, रोजगार और सम्मान। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं। नहीं, ये वो रोजमर्रा की सच्चाइयां हैं जो यहाँ के जनादेश की असली नींव रखती हैं। सोचिए, जब पीने का पानी ही एक रोज का संघर्ष हो तो बाकी सब कुछ पीछे छूट जाता है। अब यहां देखिए कि ये परेशानियां कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पानी की कमी का सीधा असर छोटे किसानों और खासतौर पर महिलाओं पर पड़ता है, जिनके दिन के कई घंटे सिर्फ पानी लाने में चले जाते हैं। यही पानी की कमी खेती के संकट को और गहरा कर देती है, जिससे जाट और कुमावत जैसे बड़े किसान समुदायों की कमर टूट रही है। और जब खेती में कोई भविष्य नहीं दिखता तो जाहिर है युवा बेरोजगार हो जाते हैं। ये एक दुष्चक्र है, एक विशेष साइकिल जो जमीन पर साफ नजर आता है। दूसरा खंड, मतदाताओं के चेतावनी संकेत। अब हम लोगों की इन समस्याओं से आगे बढ़कर उन राजनीतिक संकेतों को समझते हैं जो वो अपने वोटों के जरिए भेज रहे हैं। 2018 बीजेपी की जीत का अंतर सिर्फ 1.03%। सोचिए, इसे जीत नहीं कहा जा सकता। ये एक जोरदार चेतावनी थी, एक वार्निंग सिग्नल। इसका सीधा सा मतलब था कि हार जीत का फैसला बस कुछ हजार वोटों से हुआ। ये एक साफ संकेत था कि जमीन पर बहुत बड़ा असंतोष उबल रहा था और लोग सत्ता से जवाबदेही चाहते थे। अब इन दो चुनावों के वोट शेयर को देखिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक राजनीतिक तनाव की कहानी कहते हैं। 2018 में मुकाबला एकदम बराबरी का था, कांटे की टक्कर। 2023 में बीजेपी का वोट शेयर थोड़ा सा बढ़कर 50% के पार गया, सही है, लेकिन कांग्रेस का आधार भी 46% से ऊपर मजबूती से बना रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सत्ताधारी पार्टी को एक मजबूत चुनौती लगातार मिल रही है। विपक्ष का वोट बैंक कहीं गया नहीं है, वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। चूरू की राजनीति को समझने के लिए वहां के सामाजिक ताने-बाने को समझना कुंजी है। मोटे तौर पर कुमावत और जाट जैसे ओबीसी समुदाय लगभग 25% हैं, अनुसूचित जाति 20% और राजपूत 15%। पारंपरिक तौर पर ये वोट बैंक अलग अलग पार्टियों से जुड़े रहे हैं, लेकिन जैसा हमने देखा, पानी, रोजगार और खेती के संकट जैसे मुद्दे इन पुराने समीकरणों को तोड़ रहे हैं और नई राजनीतिक संभावनाओं को जन्म दे रहे हैं। तीसरा खंड, जनादेश की संरचना। यहां हम उस असली टकराव को देखेंगे जो राजनीतिक नतीजों को तय कर रहा है। एक राष्ट्रीय स्तर की कहानी और जमीन की हकीकतों के बीच की सीधी टक्कर। देखिए, एक तरफ है राष्ट्रीय गौरव, एक मजबूत नेतृत्व और केंद्र सरकार की योजनाओं का राष्ट्रीय नैरेटिव, और दूसरी तरफ है जमीन की हकीकत। डीजल और गैस सिलेंडर के दाम, पाइप से पानी के कनेक्शन के लिए लंबा इंतजार और पढ़े लिखे नौजवानों के लिए नौकरियों की कमी। जनादेश का असली संघर्ष इन्हीं दो कहानियों के बीच है। वोटर आखिर में किसे ज्यादा वजन देता है? सूखा आपकी जाति नहीं पूछता, बेरोजगारी आपका धर्म नहीं देखती। ये रोजमर्रा की जिंदगी की वो सच्चाइयां हैं जो सबसे ऊपर हैं। ये विचार इस बात पर जोर देता है कि जब आर्थिक मुश्किलें आती हैं तो वो हर पहचान से ऊपर उठकर सबको एक साथ ले आती हैं। पेट की आग और भविष्य की चिंता लोगों को उनके साझा संघर्ष पर एकजुट कर सकती है। तो असली राजनीतिक काम क्या है? ये लोगों से उनके असल मुद्दों पर तथ्यों और सम्मान के साथ संवाद करने की एक प्रतिबद्धता है।
जब राष्ट्रीय और स्थानीय कहानियों में टकराव हो तो ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि मतदाता सिर्फ भावनाओं में न बहें, बल्कि सोच समझकर फैसला लें। यही हमारे संवैधानिक मूल्यों की भी बुनियाद है। चौथा खंड, किले के नीचे की दरारें। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और पिछले 3 दशकों के चुनावी आंकड़ों को देखते हैं, ताकि हम सत्ता के इस किले के नीचे छिपी दरारों को पहचान सकें। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक कहानी कहते हैं। 1993 से बीजेपी का दबदबा शुरू हुआ। 2013 उनके लिए शिखर था, 15% से भी ज्यादा के मार्जिन से एक तरफा जीत। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जनादेश की नींव में दरारें पड़ने लगी। 2018 में तो ये किला लगभग ढह ही गया था, जब जीत का अंतर सिर्फ 1% रह गया। और 2023 की जीत भी कोई लहर नहीं थी। ये पैटर्न एक गहरी राजनीतिक अस्थिरता का संकेत है। ये बताता है कि मतदाताओं का भरोसा कमजोर पड़ रहा है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? जनादेश स्थायी नहीं होते। ये लोगों से एक तय समय के लिए पट्टे पर यानी लीज पर लिए जाते हैं, और इस लीज को हर चुनाव में अपने काम, अपनी सेवा और भरोसे के आधार पर रिन्यू कराना पड़ता है। चूरू का डेटा इसी लोकतांत्रिक सच्चाई का एक जीता जागता सबूत है। 5वां खंड, जन केंद्रित शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट। तो अब तक हमने समस्या को समझा, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक चैलेंजर के लिए एक व्यवस्थित और एक्शन ओरिएंटेड समाधान की रूपरेखा तैयार करते हैं। एक आधुनिक असरदार अभियान के 4 जरूरी और आपस में जुड़े हुए स्तंभ होते हैं। पहला, मोबिलाइजेशन, यानी अपने समर्थकों को सक्रिय करना। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन, यानी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना। तीसरा, नैरेटिव, यानी एक ऐसी कहानी जो सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचे। और चौथा, रिसोर्स, यानी संसाधनों का सही और पारदर्शी इस्तेमाल। ये चारों मिलकर ही एक कामयाब रणनीति बनाते हैं। और सबसे अहम है एक असरदार कहानी गढ़ना। अभियान को रोजी, रोटी और आजादी यानी आजीविका, भोजन और सम्मान की लड़ाई के तौर पर पेश करना होगा। सूखे से परेशान किसानों की अपनी कहानियों का इस्तेमाल लोगों से सीधा एक भावनात्मक रिश्ता बनाता है, और समाज को बांटने वाली राजनीति के बजाय इंसाफ और सेवा का एजेंडा सामने रखना चाहिए। बीएपी जैसे गठबंधन की नैतिक अपील का इस्तेमाल एक सकारात्मक संदेश देता है। छठा और आखिरी खंड, एक नए जनादेश का रास्ता। अब हम इस रणनीतिक ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारने के लिए एक ठोस 90 दिन की योजना पर बात करेंगे। ये 90 दिन की सीढ़ी 3 हिस्सों में बटी है। पहले 30 दिन हैं सुनो और बनाओ, जहां जमीन पर जाकर लोगों को सुना जाता है और भरोसे की नींव रखी जाती है। अगले 30 दिन हैं अभियान और संवाद, जहां पानी यात्रा जैसी पहल से लोगों को जोड़ा जाता है। और आखिरी 30 दिन हैं लामबंदी और सुरक्षा, जिसमें घर घर जाकर प्रचार को तेज किया जाता है और वोट की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। आज के जमाने में डिजिटल रणनीति जमीनी अभियान की जगह नहीं लेती, बल्कि उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। व्हाट्सएप जैसे टूल्स समुदायों तक जानकारी पहुंचाने के लिए जरूरी हैं, तो वहीं इंस्टाग्राम रील्स जैसे प्लेटफॉर्म युवाओं से उनकी भाषा में जुड़ने के लिए। तकनीक का सही इस्तेमाल जमीनी कार्यकर्ताओं के असर को बढ़ा सकता है। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। मतदाता की जानकारी का इस्तेमाल एक पवित्र विश्वास है, एक अमानत है। भारत के डेटा संरक्षण कानून के तहत किसी भी तरह का राजनीतिक संपर्क पूरी तरह से सहमति और पारदर्शिता पर आधारित होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से होना चाहिए, लोगों की निजता का सम्मान करते हुए। ये सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो चूरू के इस गहरे विश्लेषण से हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि राजनीति का भविष्य बड़े बड़े नारों में नहीं है। इसका भविष्य लोगों की जिंदगी की एक एक बारीक बात को डेटा के आधार पर समझने में है। ये उनकी समस्याओं को सब्र से सुनने और फिर उन्हें हल करने के लिए एक भरोसेमंद योजना पेश करने के बारे में है। शासन के लिए जनादेश सिर्फ जीता नहीं जाना चाहिए, इसे कमाया जाना चाहिए। हर दिन, हर बातचीत में, हर नीति से। यही चूरू की मिट्टी से मिला असली जनादेश है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.